नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के करंट अफेयर्स पॉडकास्ट प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। ये एक तरह से ऑडियो पॉडकास्ट है और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं करंट अफेयर्स के, उनका डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। इस टॉपिक से आप लोगों को याद रखना है कि भारत में 3 पार्टियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिनका हटा दिया गया है। ये 3 पार्टी हैं, आप चेहरा याद रखिए। एक पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको हटा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसका हट गया है। इसके बाद महाराष्ट्र की एक पार्टी है दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका दर्जा हट गया है। और उसके साथ ही साथ एक पार्टी और है जिसे कहते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 3 पार्टीज हैं इंडिया की जिनका दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का हट गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि भारत में इस समय 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। एक आम आदमी पार्टी हो गई, उसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी, ये मेघालय की पार्टी है जहां अभी हाल ही में चुनाव हुए और यही पार्टी जीती है। इसी पार्टी के कॉनराड संगमा वहां मुख्यमंत्री बने हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी याद रखिए, जो एम जिसमें लिखा हुआ हो उसे दर्जा मिला, वो दर्जे में है। और एक बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी। तो इन 6 पार्टियों का नाम रखिए जो अभी राष्ट्रीय पार्टी हैं, और 3 पार्टी का नाम रखिए जिन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी आप याद रखिएगा कि आप इस समय किस किस राज्य में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है आपको। तो यहाँ पर एक दिल्ली में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, दूसरा गुजरात में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, और गोवा में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है इसके पास, और इसके साथ ही साथ पंजाब में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है इसे। तो 4 प्रदेशों को याद रखिए जहाँ पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो इस टॉपिक से इतने फैक्ट्स एंड फिगर आपको याद रखने हैं। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यहाँ से सबसे पहले ये याद रखिए कि ये किस लिए शुरू किया गया है। तो सीधे और सिंपल शब्दों में समझिए कि चीन से लगा हुआ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर गाँव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। कब इसकी शुरुआत की गई ये याद रखिए, तो 10 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद कहाँ से शुरुआत की गई ये याद रखिए, तो इसकी शुरुआत किबुतु से की गई है। किबुतु अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहीं से ही इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके बाद इसमें यह याद रखिए कि ये किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो यहाँ पर आपको 5 एंटिटीज़ का नाम याद रखना है। सबसे पहले लद्दाख में, उसके बाद उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और फिर सिक्किम हो जाएगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो भारत की ये 5 एंटिटीज़ हैं जहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इसके साथ ये याद रखिए कितने सालों के लिए लागू किया गया है ये, तो 4 सालों का इसका लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 से लेके 2025-26 तक के लिए ये प्रोग्राम कार्य करेगा। इसके साथ 4800 करोड़ रुपया आपको याद रखना है कि इसके तहत केंद्र सरकार 4800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। इसमें आप ये याद रखिए कि ये पलायन को रोकने में मदद करेगा, सीमा की सुरक्षा को बढ़ाएगा। ये 2 चीज़ आप याद रखिए। अगर मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस प्रोग्राम पे बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे, ये उद्देश्य भी इनके जानने हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जो आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से याद रखने हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा कि इसे 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रोग्राम से। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा अंदर तक जाना पड़ेगा करंट अफेयर्स के। अगर ये पूछ लिया गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, तो 90% लड़के लुढ़क जाएंगे और जो ये कर ले गया वो आगे रहेगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। आपको बस ये ऑडियो जो है सुनना है, और गारंटी मानिए फैक्ट एंड फिगर कोई भी टॉपिक से आपका छूटेगा नहीं। तो ये 2 टॉपिक खत्म हुए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। यहाँ से संबंधित जितने फैक्ट एंड फिगर हैं उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा से कि त्रिपुरा से संबंधित क्या क्या फैक्ट एंड फिगर हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि त्रिपुरा में 13वां विधानसभा चुनाव था। त्रिपुरा में त्रि है ना, तो इस त्रि से अपने दिमाग को रिलेट करके रखिए कि त्रिपुरा में 13वां, त्रि का मतलब 3, और उस 3 से रिलेट करिए 13। तो इस 13वें विधानसभा चुनाव में 13वें विधानसभा चुनाव त्रिपुरा में हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर किसकी सरकार बनी है सबसे पहले ये आपको याद रखना है। तो आपको मणिक साहा का नाम याद रखना है। मणिक साहा ये बीजेपी के हैं,
ये यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ये याद रखिए यहाँ के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ 60 सीटें हैं। जितने भी ये तीनों राज्य हुए हैं, तीनों राज्यों में 60 सीटें हैं, ये आपको याद रखनी है। और एक चरण, तीनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों एक पार्टी का नाम आपको याद रखना है, टिपरा मोथा पार्टी। टिपरा मोथा पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अभी तक अपने गठन के बाद पहली बार चुनाव लड़ा है और पहली बार के चुनाव में ही ये मुख्य विपक्षी पार्टी का इसने दर्जा हासिल कर लिया है। त्रिपुरा की बात हो रही है, टी फॉर त्रिपुरा और टी फॉर टिपरा मोथा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिपरा मोथा पार्टी जो अभी जिसने अपना पहला चुनाव लड़ा है, किस राज्य की मुख्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है, तो टिपरा मोथा पार्टी आप याद रखिएगा। इसने 13 सीटें जीती हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसके जो हेड हैं वो हैं प्रद्योत देव बर्मन। प्रद्योत देव बर्मन टिपरा मोथा पार्टी के हेड हैं। 13 सीटें इसने जीती हैं। और उसके साथ ही साथ त्रिपुरा से संबंधित एक फैक्ट और आप याद रखिए कि यहाँ पर त्रिपुरा में मणिक साहा तो सीएम बने हैं, लेकिन यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वे हैं विश्वबंधु सेन। तो विश्वबंधु सेन का नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखना है त्रिपुरा से संबंधित। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड से संबंधित कि नागालैंड में क्या क्या स्थिति है इलेक्शन से संबंधित। तो सबसे पहले याद रखिए कि नागालैंड में 14वें नंबर का इलेक्शन हुआ है। ये 14 नंबर कैसे याद रखेंगे, एन से याद रखेंगे। एन का मतलब है 14 नंबर। अगर आप ABCD इस तरह से गिनेंगे तो ये 14वें नंबर पे आएगा एन। तो एन यानी नागालैंड यहाँ पर 14वें विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। यहाँ पर भी 60 सीटें हैं, एक चरण में यहाँ पे भी चुनाव हुआ है। और यहाँ पर कौन बना है मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है नागालैंड में। तो नेफ्यू रियो का नाम याद रखना है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ये याद रखिए कि विधानसभा अध्यक्ष कौन यहाँ पे बना है नागालैंड में। तो नागालैंड में जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं लोंग कुमेर। लोंग कुमेर का नाम आपको याद रखना है, सेरिंगेन लोंग कुमेर, ये यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है। एक महिला विधायक का नाम याद रखना है। ये महिला विधायक है हेकानी जखालू। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी तक नागालैंड के इतिहास में ये पहली महिला विधायक है। हेकानी जखालू का नाम आपको याद रखना है, नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट महिला हैं हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने दीमापुर 3 निर्वाचन क्षेत्र से विधायकी जीती है। इसके साथ ही साथ एक नाम और आपको याद रखना है, ये भी महिला विधायक हैं, ये हैं सलाहौतो ओनियो क्रूज। तो ये दूसरी महिला विधायक हैं जो नागालैंड में जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो इन 2 महिलाओं का नाम आपको याद रखना है नागालैंड से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महिलाएं हैं। इसके बाद नागालैंड से एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर 60 सीटें थीं, लेकिन इन 60 सीटों में मात्र 59 सीटों पर चुनाव कराए गए, क्योंकि एक सीट पर निर्विरोध विजयी हुए हैं भाजपा के कझेतो कनीमू। कझेतो कनीमू का नाम आपको याद रखना है, ये नागालैंड में निर्विरोध विजयी हुए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने केवल 59 सीटों पर नागालैंड में चुनाव कराया। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे नागालैंड के चुनाव से संबंधित, आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेघालय के चुनाव के बारे में। मेघालय के चुनाव को आप याद रखिए कि ये 11वें नंबर का चुनाव था, विधानसभा चुनाव। यहाँ पर 11 को कैसे याद रखेंगे, एम से याद रखेंगे। एम फॉर मेघालय, एम फॉर 11। वो कैसे, जो एम के 2 डंडे हैं ना किनारे किनारे वाले, इन दोनों डंडों को दिमाग में 11 बिठा लीजिए कि 11वां विधानसभा चुनाव एम में यानी एम मेघालय में हुए थे। यहाँ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री कौन बना है, सबसे पहले तो कॉनराड संगमा बने हैं। विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं, ये भी संगमा ही हैं, लेकिन इनके नाम में ए संगमा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस ए संगमा ये बने हैं यहाँ के स्पीकर विधानसभा के। और कॉनराड संगमा की अगर बात करें तो वो बने हैं मुख्यमंत्री। सी फॉर सीएम और सी फॉर कॉनराड, ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में। इसके बाद दोस्तों नागालैंड के चुनाव से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। विधानसभा में तो 60 सीटें हैं, लेकिन चुनाव हुए हैं 59 सीटों पे। वो इसलिए क्योंकि एक विधायक की निर्वाचन क्षेत्र जिनका था उनकी मृत्यु हो गई है, सामान्य मृत्यु हुई है। इनका नाम है HDR लिंगदोह। तो HDR लिंगदोह का नाम याद रखना है। ये विधायकी लड़ने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए एक सीट खाली रह गई है। इस सीट पर उपचुनाव अब बाद में कराए जाएंगे।
HDR लिंगदोह नागालैंड के थे। इनका नाम याद रखना है। इनकी सीट थी सोहियोंग सीट। तो ये सोहियोंग सीट से लड़ने वाले थे, लेकिन अब इस सीट पर बाद में उपचुनाव कराए जाएंगे। तो ये इतने फैक्ट एंड फिगर चुनाव से आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर आपको याद रखने हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले त्रिपुरा के गवर्नर की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के गवर्नर पे आपको याद रखना है आर्य। आर्य साहब त्रिपुरा के गवर्नर हैं। उसके बाद नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड के गवर्नर गणेशी साहब हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर मेघालय के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर को आपको याद रखना है फग्गू साहब। फग्गू साहब यहाँ के गवर्नर हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं गवर्नरों को ट्रिक के जरिए। फग्गू साहब आपके हो गए मेघालय के। उसके साथ ही साथ जो नागालैंड के हैं, नागालैंड के गणेशी साहब हो गए यानी गणेश भगवान नागालैंड के हो गए। फग्गू साहब हो गए मेघालय के। और आर्य हो गए त्रिपुरा के। तो ये हमने कुछ फैक्ट एंड फिगर इलेक्शन से कवर किए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट से आपको केवल और केवल इतना याद रखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में दो तरह की रैंकिंग दी गई है, एक छोटे राज्यों को और एक बड़े राज्यों को। अगर छोटे राज्यों में बात करें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में नंबर 1 कौन है, तो सिक्किम है छोटे राज्यों में नंबर 1। और अगर बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटक बड़े राज्यों में नंबर 1 है। इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से आपको केवल इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। यहीं से एक दो फैक्ट अंदर से पूछे जा सकते हैं। वो ये, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की दृष्टि से भारत का सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर पूछ ले जेल प्रणाली की दृष्टि से सबसे बेस्ट यानी सेवाएं डिलीवर करने वाला सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। और अगर न्यायपालिका की दृष्टि से बात किया जाए कि न्यायपालिका की दृष्टि से किसे नंबर 1 राज्य घोषित किया गया है, तो वो भी तमिलनाडु है। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बहुत अंदर के ये फैक्ट हैं, जिसे आप वन लाइनर के रूप में कहते हैं कि ये याद रखिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलिस प्रशासन की दृष्टि से भारत का जस्टिस डिलीवर करने वाला सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना। जेल प्रणाली के हिसाब से भारत का सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है जो जस्टिस डिलीवर करता है, तो ये है तमिलनाडु। और न्यायपालिका के हिसाब से जस्टिस डिलीवर करने वाला सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है, तो ये भी तमिलनाडु है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे, आपको याद रखना है। यहीं पर अंतिम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पूछा जाएगा। आप केवल पहला याद रखिए सिक्किम, छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में कर्नाटक। यहाँ से केवल यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और 3 फैक्ट बहुत डीप में घुस के हैं कि पुलिस प्रशासन की दृष्टि से तेलंगाना नंबर 1 है, जेल प्रणाली की दृष्टि से तमिलनाडु नंबर 1 है और न्यायपालिका की प्रणाली के हिसाब से तमिलनाडु नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों इसमें बहुत ही नीचे स्थान है, तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आज के इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट ऑडियो फॉर्मेट में। इन्हें आप सुनिए और जो भी अति संभावित वन लाइनर फॉर्म में हो सकता है हर एक टॉपिक के अंदर से, उसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो आप इन्हें देखिए और एक तरह से अपना रिवीजन करते रहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि नहीं। तो दोस्तों आज का हम पॉडकास्ट यहीं पर रोकते हैं।